है। हसन औसर यहाँ एक कर्मचारी है जो इस केंद्र की शुरुआत से यहाँ है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी पहाड़ के ठीक जहाज के ऊपर एक गांव में बिताई है और इस जहाज के इतिहास से उनका ताल्लुक भी है। उनका चित्र नॉक्सविल टेनेसी के अखबार में छपा था, अतः हमारे दल ने उसकी एक लेमिनेटेड प्रति उन्हें दी। हसन हमें जहाज के विषय में एक रुचिकर ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं। और 1948 में भूकंप आया। वह रात का समय था और जब सुबह हमने देखा तो पाया कि जमीन हिल गई और जहाज के जैसा एक आकार था। और फिर उसके बाद रात के समय में हमें गांव से नीचे जहाज की ओर से रोशनी दिखाई दी और लोग मानने लगे कि यह पवित्र चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ जहाज के पास जाने पर रोशनी गायब हो जाती और दिखाई नहीं देती। मेरे विचार में भूकंप के बाद जहाज का आकार बना और रोशनी दिखाई दी, जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था और गांव के लोग मानने लगे कि यह पवित्र चीज़ें हैं। कुछ ने यह भी कहा कि वहाँ सोना है, हमें खुदाई करनी चाहिए। लेकिन उसके पास जाने पर रोशनी गायब हो जाती, दिखाई नहीं देती। लेकिन सरकारी पुष्टि के बाद कि यह नूह का जहाज है, पर अब वहाँ रोशनी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह नूह का जहाज है। 2020। क्या आप विश्वास करते हैं कि नूह का जहाज वास्तव में था? यह परियों जैसी कहानी क्या सच में तथ्य है? हालांकि खोज तो बाइबल के समय से जारी है, लेकिन कुछ ही देर में आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्हें विश्वास है कि उन्होंने जहाज ढूंढ लिया है। ऐसे दावे तो पहले भी किए गए, परंतु कुछ महीने पहले यह लोग 2020 में कुछ नई और जिज्ञासु वैज्ञानिक खोज लेकर आए। हम उनके साथ पूर्वी तुर्की के पहाड़ों में गए, जहां हमें विचित्र विचारों का बाजार गर्म मिला। टॉम जेराल्ड की कहानी में कई नए मोड़ पाए जाते हैं। बर्फ से ढके अरारात पर्वत की मनमोहक सुंदरता इन्हें खींच लाती है। खोजकर्ता यहाँ जहाज ढूंढते हैं क्योंकि यह सबसे ऊंचा शिखर है और जब पानी कम हुआ तो शायद यही है वो स्थान जहाँ जहाज रुका होगा। परंतु बाइबल बताती है कि अरारात की पहाड़ियाँ, यानी पहाड़ियाँ बहुवचन में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जहाज अरारात की किसी छोटी पहाड़ी पर टिका? जहाज के आकार वाले स्थल को सबसे पहले 1959 में तुर्की के एक आर्मी कप्तान ने खोजा और इसकी फोटो खींची, जिसे प्रकृति का एक अद्भुत कार्य बताकर तुरंत नकार दिया गया। परंतु रॉन वॉयट ने, जो शौकीन पुरातत्वक थे, इसमें दोबारा रुचि ली। वह इसका निरीक्षण करने के लिए समुद्री खोजों के एक एक्सपर्ट डेव फैसल को लाए। डूम्सडे पर्वत दल मनुष्य की सबसे पुरानी खोज के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरणों के साथ आए। उन्होंने मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी जनरेटर से इस जगह की स्कैनिंग शुरू की। यह उपकरण डॉक्टर्स द्वारा कैंसर ट्यूमर को चिन्हांकित करने में इस्तेमाल किया जाता है। डेव फैसल भी इसे समुद्री खजानों की खोज में प्रयोग करते हैं। मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी जनरेटर ने जमीनी सतह के नीचे लोहे की रेखाओं को दिखाना शुरू किया।
खोजकर्ताओं ने इन रेखाओं पर रिबन्स बिछाए और अंततः जो आकार दिखाई दिया वह एक विशाल जहाज था जिसकी लंबाई और चौड़ाई बाइबल में बताए गए नूह के जहाज से लगभग मेल खाती थी। रिबन्स की सहायता से इस खोज ने जल्द ही बड़े शिक्षितों को इसकी ओर आकर्षित किया। लॉस एलमोस लेबोरेटरीज के फिजिसिस्ट यानी वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन बॉमगार्टनर ने इसके नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेजे और जांच से पुष्टि हो गई कि रिबन्स से ट्रेस किया गया धातु लोहा ही है। लंबाई और चौड़ाई जानने के बाद अब गहराई जाननी थी जिससे जहाज में कार्गो या सामान की क्षमता का पता लगाया जा सकता था, जिसका विवरण बाइबल में है। गहराई का पता लगाने के लिए रॉन वायट और डेव फैसल एक जियोलॉजिस्ट टॉम फेनर को उसकी कंपनी के जमीन के नीचे काम करने वाले हैवी ड्यूटी रडार उपकरण के साथ तुर्की लाए। इस उपकरण की सहायता से एयर फ्लोरिडा के हवाई जहाज की दुर्घटना के समय पोटोमैक नदी से ब्लैक बॉक्स कॉकपिट रिकॉर्डर को बरामद किया गया था। मान लीजिए कि यह चट्टान जमीन के 1 या 2 फीट नीचे है। क्या इस उपकरण से आप इसे ढूंढ पाएंगे? हाँ, हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप बाद में कहें कि यह मानव निर्मित है? इसकी रूपरेखा से लगता है कि यह जहाज है। मुझे ये साबित करने की उम्मीद है कि पृथ्वी के नीचे यह ढांचा वास्तव में जहाज ही है। जहाज के आकार वाले स्थल से कई मील दूर यहाँ फेनर और उसके साथियों को डूम्सडे पर्वत की खोज के लिए तुर्की सरकार की आज्ञा का इंतजार करना पड़ा। कुछ भी हो, हम ठीक उस कंग पक्ष की तरह जो बदबू न छोड़ती, आखिर तक हम खोज करेंगे। हम जहाज पर स्कंक की बदबू की तरह रुके रहे। तुर्की सरकार ने खोज को रोक दिया है, अब क्या करें? बारबरा, अब हालात ठीक हैं और उन्होंने वैज्ञानिकों की अपनी एक टीम भी उस जगह के निरीक्षण के लिए भेजी है। यह बहुत ही आकर्षक स्थान है। भूतल के नीचे क्या है यह देखने के लिए एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग किया गया। परिवर्तित तरंगें भू सतह के नीचे लकड़ियों को प्रकट करती हैं। यह रेखा चित्र संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों को प्रकट करता है, जिसमें समांतर और दोहराई हुई तरंगें मानव निर्मित स्थल की ओर इशारा करती हैं। निश्चित रूप से इस चट्टान के नीचे कुछ और भी है। हडसन में जियोफिजिकल सर्वे सिस्टम्स द्वारा बनाया गया एक रडार उपकरण पर्वत पर उपयोग किया गया। यह उपकरण, जो सर कहलाता है, तेल की खोज करने वाली कंपनियों द्वारा जमीन के नीचे खोज के लिए प्रयोग किया जाता है। सर के मुताबिक अरिदोग पर्वत के नीचे कोई मानव निर्मित चीज है। इसका डाटा प्राकृतिक रचनाओं को नहीं दर्शाता है, यह मानव निर्मित ढांचा है। यह गतिविधियां एक तय समय के अनुसार हो रही हैं। इन्हें प्राकृतिक संरचना नहीं कहा जा सकता। 1000 फीट लंबे परिवहन हवाई जहाज की तुलना में यह जहाज बहुत विशाल है। यह उस तकनीक का समुद्री जहाज था जो पृथ्वी पर आए भयंकर जल प्रलय से बचाने हेतु प्रयोग में लाया गया, जिसने पृथ्वी के सतह पर सब नष्ट कर दिया था। नीचे का पेंदे का आकार, लंगर के पत्थर, इनकी संपूर्ण बनावट इस बात को प्रकट करती है कि ये मानव जाति को महाजल प्रलय से नष्ट होने से बचाने के लिए कुदरत द्वारा डिजाइन किया गया था। बाइबल बताती है इसकी लंबाई 300 क्यूबिट्स थी। जहाज की लंबाई पहाड़ पर 515 फीट नापी गई, जो ठीक मिस्री नाप के 300 हाथ के बराबर है। ऐसा लगता है मूसा ने उस समय उत्पत्ति में विवरण लिखते समय मीटर में 1 क्यूबिट यानी 20.6 इंच का प्रयोग किया। बाइबल में उल्लेखित पूर्व प्रचलित क्यूबिट प्राचीन काल की माप के अनुकूल बताता है, जो 28 भागों में बटा था, जो 1 क्यूबिट रॉड या 1 हाथ का माप था। बहुत सदियों बाद ये 18 इंच का हिब्रू क्यूबिट विकसित हुआ और प्रयोग में आया। इसराइल के तेल मगदिदियों में सलोमन फाटक का माप ठीक 6 मिस्री हाथ क्यूबिट्स है, जो पूर्व काल में प्रचलित माप को साबित करता है। जहाज के दाहिनी ओर की तरफ लगी खड़ी और मुड़ी हुई लकड़ी को पिछले हिस्से के पास देख सकते हैं। यह विशाल जहाज की संरचना का एक हिस्सा था। इसी प्रकार के जहाज आज भी बनाए जाते हैं। खपचे इन खड़ी लकड़ियों में ठोके जाते हैं। यहाँ हम सीधी खड़ी लकड़ियों के बीच खपचे देख सकते हैं, जिनसे कीचड़ के बहाव को रोका जाता था, जो पुण्य साबित करता है कि ये एक मानव निर्मित संरचना है। स्थानीय गांव के बच्चे हमारा अभिवादन कर रहे हैं, जबकि हम सामने के हिस्से से ऊपर की ओर मुड़े हुए भाग के सामने हैं। यह हिस्सा समय के साथ साथ मिट्टी में धंस गया है। अब जहाज के बाहरी झुकाव या सामने का भाग हमारे सामने है। यहाँ से हम दाहिनी ओर नीचे उतरते हैं।
कि इन मुड़ी हुई ढांचे की लकड़ियों के ऊपरी सिरे को देखें। यहाँ से कुछ दूरी पर अरारात पर्वत और छोटे अरारात पर्वत को देख सकते हैं। अब हम इस स्थल के जहाज के पिछले हिस्से की ओर नजर करते हैं। यह अपेक्षाकृत कम सुरक्षित है, पर इसमें भी एक लंबी ढांचे की लकड़ी की पट्टी को सीधा खड़ा देख सकते हैं। ये बेहतरीन तरीके से अब तक जहाज के ढांचे के आकार को सुरक्षित रखे हुए है। यहाँ से आगे हम जहाज के सामने के भाग को देखते हैं और हम देख सकते हैं एक बड़े छेद को जो 1960 में खोला गया, जब अमेरिका से पहला दल परीक्षण के लिए यहाँ आया था। अब हम जहाज के मध्य भाग में खड़े हैं और उसके आंतरिक भाग पर नजर डालते हैं, जहाँ हम 4 सीधी रेखा में छेदों को देखते हैं। यह नियमित पैटर्न में व्यवस्थित हैं, जो निर्मित संरचना की ओर इशारा करते हैं। यह संभवतः आड़े में डेक के सपोर्ट के लिए है, जिसका विस्तार जहाज के मध्य भाग तक हुआ। पिछले भाग में हमें नाव के सिमेट्रिकल आकारों के साथ ऐसा नजर आता है मानो बीच का उठा हुआ हिस्सा एक दूसरे पर गिरा हुआ है। पिछले भाग का लगातार परीक्षण करने पर हम डेक के आंतरिक हिस्से के साथ एक रेखा में 5 आकारों को देखते हैं। ये समान अंतराल में हैं। ये खड़ी पोस्ट लगते हैं जो डेक को सपोर्ट करते रहे होंगे। वास्तव में मूलतः जहाज पर्वत के शिखर में ही टिका था, परंतु लावा या कीचड़ के बहाव के कारण वह थोड़ा नीचे आ गया, जो इस चट्टान में उसके आकार के कारण टिका रह गया। रॉन वाइट जब कार्य में लगे थे, तब उनके कार्य करने वाले उपकरण को जमीन के नीचे एक वस्तु ने रोका। उन्होंने पाया कि यह सुंदर डेक की लकड़ी है। गैल्ब्रेथ प्रयोगशाला में ऑर्गेनिक कार्बन का परीक्षण हुआ, जो साबित करता है एक समय में यह जीवंत पदार्थ था जिसमें लकड़ी थी। मिस्टर वाइट ने CNN चैनल पर प्रसारित इंटरव्यू के दौरान डेक की इस लकड़ी को दिखाया था। इस लकड़ी की 3 परतें हैं, आधुनिक प्लाईवुड की तरह, और बहुत कुछ अंत में गोंद की तरह दिख रहा है। यह इसे एक ठोस लकड़ी के टुकड़े से अधिक मजबूत बनाता है। बाहरी भाग काले पिच से ढका है। छोटे छोटे कीलों को भी इसकी सतह पर देख सकते हैं। ये परतदार लकड़ी गोफर हो सकती है, जैसा कि बाइबल की उत्पत्ति पुस्तक में वर्णित है। जहाज के स्थल के ठीक ऊपर उजेंगिली गांव है। उसका 19वीं सदी में पुराना नाम नसर था, जिसका उच्चारण निसिर की तरह ही होता है। बेबीलोन के बेरोसस ने जिस गांव का वर्णन किया है वह जहाज के नजदीक ही था। जोसेफस प्रथम शताब्दी में लिखता है, इसके अवशेष आज भी वहाँ के निवासियों के द्वारा देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि जहाज तक पहुँचना आसान रहा होगा। स्थानीय गांव वाले पर्यटक व्यापार करते, जो रात को रुकते और स्मृतियां खरीदते। इसका सबूत सन 2000 में मिला, जब एक पुरातत्ववेत्ता को बर्तन के यह टूटे हुए हिस्से जहाज से 200 यार्ड की दूरी पर मिले, जिसके अंदर के भाग में एक व्यक्ति को हथौड़े से कील ठोंकते दिखाया गया है, मानो नूह जहाज बना रहा है। उसके उभरे भाग में प्राचीन स्याही से बना रेखा चित्र पक्षी को उड़ाते हुए एक व्यक्ति को दर्शा रहा है, जो बाइबल में वर्णित नूह द्वारा छोड़े गए एक कौवे और कबूतर से मेल खाता है। यह एक अद्भुत सबूत है जो जहाज के स्थल के पास प्राप्त हुआ। रडार उपकरण को रॉन वाइट ने एक खुली छिद्र से जहाज के बाजू के हिस्से में लगाया, ताकि कोर ड्रिलिंग तकनीक के प्रयोग से वह जहाज के आंतरिक हिस्से तक पहुंच सके। अचंभित कर देने वाले सबूत जहाज के अंदर के भाग से प्राप्त हुए। उच्च विकसित लंबे रेक उपकरण से जानवर के मल का जीवाश्म संरचना के अंदर के भाग में पाया गया। इसके अलावा बिल्ली के बाल भी उस छिद्र से बाहर निकाले गए। उसके बाद एक 12 सिंगे के टुकड़े का जीवाश्म भी प्राप्त हुआ। ये वे वस्तुएं हैं जिनको कोई भी जहाज के निचले हिस्से में मिलने की आशा कर सकता है। बाइबल बताती है कि एंटीडेल्यूवियंस धातु कार्य में प्रवीण थे। पीतल और लोहे के कारीगरों को प्रशिक्षण देने वाला ट्यूबल केन। धातु रॉड पर धातु का ये बड़ा वॉशर 1991 में मिला, जब रॉन वाइट पर्यटकों के एक ग्रुप को ले गए। बीच की रॉड पर उसके गर्म रहते प्रहार किया गया होगा, जिससे रॉड फैल गई और वॉशर अपनी जगह बैठ गया। इस प्रकार यह स्थल मानव निर्मित संरचना साबित होता है।
आलोचक रायन वाइट के परीक्षण को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्या वाइट सच में गलत थे? जब आर्क डिस्कवरी अंतर्राष्ट्रीय टीम जहाज के स्थल पर गई, उन्होंने मेटल डिटेक्टर को उन स्थानों पर लगाया जहां जहाज में जोड़ का स्थल हो। यह आंशिक चंद्राकार का धातु का टुकड़ा एक वृत्ताकार वॉशर जो अपने दिनों में बेहतर रहा होगा, झुकाव के पास जहाज स्थल पर प्राप्त हुआ। इसके एक भाग की जांच गैल्ब्रेथ प्रयोगशाला में की गई, जिसमें परिणाम चौंकाने वाले थे। इसमें 8% एल्यूमिनियम पाया गया, जैसा कि रॉन वाइट ने परीक्षण कर बताया था। परीक्षणों में इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में टाइटेनियम धातु भी पाई गई, जो मानव निर्मित है। आर्क डिस्कवरी दल ने लगातार इस स्थल में कई परीक्षण किए और एक जोड़ के स्थान का परीक्षण गैल्ब्रेथ प्रयोगशाला में किया गया। पुनः असाधारण परिणाम सामने आए। इसमें 8% एल्यूमिनियम, 1.3% टाइटेनियम धातु और 3.8% मैग्नीशियम धातु पाई गई। सभी परिणाम इसके मानव निर्मित संरचना होने की ओर इशारा करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बताती है कि रासायनिक गतिविधियों के कारण प्रकृति में कभी एल्यूमिनियम अपने स्वरूप में नहीं पाई जाती है। ये अद्वितीय धातु के टुकड़े विशेष चिन्ह के रूप में पीछे छूट गए हैं, जो निस्संदेह इस स्थल पर मानव निर्मित संरचना की पुष्टि करते हैं। उच्च तकनीकी उपकरणों की सहायता से भी ये साबित होता है कि ये नूह का जहाज है। आधुनिक मानव करीब सन 1900 के आसपास तक एल्यूमिनियम निष्कर्षण कैसे करते हैं नहीं जानता था, परंतु प्राचीन लोगों को उनके समय में यह ज्ञान था। एक धातु की फिटिंग डेक के पोर्ट साइड में मिली है। हमारे मेटल डिटेक्टर ने इसे पकड़ा, जहां एक आयताकार टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ मिला। इस प्लेट में मूलतः 6 रिवेट्स थे। उनमें से एक आज भी बाईं ओर दिखता है। जहाज के विभिन्न स्थलों पर अन्य धातु में भी फिटिंग को देख सकते हैं, जिनका रंग आसपास के पदार्थों से अलग दिखता है, जिससे इन्हें आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। जहाज के बाहरी भाग में एक ऊंचे स्थल पर एक वस्तु को देखते हैं, जो एक खड़े स्तंभ पर लगी धातु की टोपी है। इसके केंद्र में एक्स चिन्ह की छाप है। बाएं तरफ की टोपी नहीं दिख रही है, परंतु ऊपर में इसे देखा जा सकता है, जो अब भी पोस्ट पर जकड़ा हुआ है। एक्स की छाप 90 अंश के कोण पर मानव निर्मित संरचना की ओर इशारा करती है। हमारा दूसरा टैक्सी स्टॉप यानी स्टेशन कहजान गांव है, जहां लंगर के पत्थर देखे जा सकते हैं, जो एक समय जहाज के पीछे लटकते थे। नूह के जहाज में तराई से ठीक नीचे हम कहजान गांव में आए, जहां जहाज का दिशा तंत्र दिखता है, जिससे जहाज अधिक स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सके। जल प्रलय में 8 ही लोग बचे रह गए थे। यह वह प्रथम स्थल है जहां नूह और उसका परिवार प्रलय के बाद रहने लगा था। विशाल लंगर के पत्थर जहाज के पीछे लटकते थे, ताकि बड़ी लहरों के धक्के से पिछले हिस्से को बचाया जा सके। यह एक तरह से जल में अवरोधक की तरह कार्य करते रहे होंगे, जो पिछले हिस्से में शक्तिशाली थपेड़ों की ताकत को कम कर देता था, क्योंकि उनसे विशाल जहाज को भयंकर नुकसान हो सकता था। यह पहला लंगर का पत्थर है, 11 फीट ऊंचा, जो 4 फीट जमीन में अंदर धंसा है। उस तारीख में पाया गया वास्तव में वह एक बहुत बड़ा और एक खूबसूरत लंगर का पत्थर है, जो आज पाया जाता है। यह ऊपर में छेद है, जिसके सहारे प्रत्येक लंगर के पत्थर जहाज में लगाए गए थे, जिनकी एक तरफ 5 इंच का और दूसरी ओर 7 इंच का छिद्र है, कि इसमें से रस्सी दूसरी ओर निकालकर उसमें गांठ लगाई जा सके। ये ऐसे डिजाइन किया गया था कि जल में उठाया जा सके, और जब इसका वजन कम हो तब ऊपर से टूटने से बचाया जा सके। सबसे अधिक चौंकाने वाला पहलू इसमें खुदे क्रूज हैं। आरंभिक मसीहियों ने जो इस स्थान को देखने आते थे, पहचान कर इसे बाइबल में वर्णित वस्तुएं कर चिन्हित किया। उन्होंने क्रूज खोदे, जो नूह को और उसके परिवार को रेखांकित करते हैं। सबसे बड़ा क्रूज नूह का है, जो उस समय के क्रूसेडर स्टाइल में खोदा गया। क्रूज के ऊपर हीरे के आकार का निम्रोद का निशान है, जब वह जीवित था।
अगले लंगर पत्थर का कुछ हिस्सा जमीन में गड़ा हुआ है और इस पर 5 क्रूस हैं। सबसे बड़ा क्रूस नूह को, उससे छोटा मिसेस नूह को और 3 छोटे नूह के पुत्रों को दर्शाते हैं। नीचे के हिस्से में संभवतः बाबेल की मीनार है, जो जल प्रलय से लगभग 200 साल बाद निम्रोद और उसके सहयोगियों ने बनाई। इस पत्थर पर 7 क्रूस हैं, 8वां किसी समय हटा दिया गया होगा। इस पत्थर पर बड़ा क्रूस नूह को, उससे छोटा नीचे बाईं ओर मिसेस नूह को, उससे 3 छोटे तीनों बेटों को और 3 सबसे छोटे बेटों की पत्नियों को दर्शाते हैं। इस पत्थर पर कोई खुदाई नहीं है, पर ऊपर एक छेद है। गड़े हुए दूसरे पत्थर भी पाए गए हैं, उन पर कोई लिखावट नहीं है। इस पत्थर पर बाईं ओर छेद है और दाईं ओर किसी अज्ञात भाषा की पुरानी लिखावट है। शरारती लोगों ने इस पत्थर को तोड़ दिया, पर ऊपर छेद दिख रहा है। इस पर भी क्रूस बने हैं। इस लंगर पत्थर पर 5 क्रूस हैं और ऊपर छेद की जगह से टूटा हुआ देख सकते हैं। काजान गांव के बाहर असाधारण विशेषताओं वाली एक विशाल वस्तु दिखाई दे रही है, जो किसी पेड़ की छाल का जीवाश्म लगती है। जहां तक हमें पता है, ऐसा कहीं और नहीं है। इस पर धुंधले क्रूस हैं। यहाँ एक बड़ा है, यह एक छोटा वाला, एक यहाँ, एक यहाँ। समय के साथ यह धुंधले हो रहे हैं और यह जीवाश्म बनी लकड़ी है। हाँ, रॉन वाइट कहते हैं ये एक जीवाश्म में परिवर्तित पेड़ की छाल है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही लगता है। ये कुछ पाइन की छाल सा लगता है। यह धातु की तरह आवाज करता है। यह लंगर का पत्थर नहीं है। रायन बताते हैं यह ढक्कन या ढक्कन का हिस्सा रहा होगा। शायद आपको याद हो, उत्पत्ति में एक जगह कहा गया है कि नूह बाहर आया और दरवाजा खोला। निश्चित रूप से यह एक काल्पनिक विचार है। फिलहाल हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि सच्चाई जान सकें, परंतु यह एक अद्वितीय वस्तु है। इसकी प्रकृति किसी छाल की तरह दिखती है, परंतु आप जानते हैं यह एक पत्थर है। यह खोखला है और धातु की तरह आवाज करता है। इससे ध्वनि तरंग अनुनाद भी उत्पन्न होते हैं। आप सही हैं। ऐसी विशेषता वाले कितने पत्थरों को आप जानते हैं? मैं सोचता हूँ इस पर 8 क्रूस हैं। हम 7 को देख सकते हैं। 8वां शायद यहाँ ऊपर है। हमारा अगला टैक्सी स्टेशन नूह का घर काजान गांव के पास है। यह चित्र 1977 में रॉन वायट ने लिया था। नूह के घर की दीवारें दिख रही हैं। स्थानीय खोजकर्ता द्वारा बाद में ये सभी दीवारें गिरा दी गईं। सामने के आंगन में एक समाधि पर बड़ा स्तंभ लगा है। इस पर 8 लोगों का रेखा चित्र और लहरों पर जहाज चित्रित है। दूसरा बड़ा व्यक्ति नीचे देख रहा है, आंखें बंद किए हुए। ये दिखाता है कि ये श्रीमती नूह की समाधि का पत्थर है। मिस्टर वाइट ने किसी को यह समाधि दिखाई और बाद में उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्तियों को किराए पर लेकर 18 फीट की नूह की पत्नी की कब्र को खोदकर उसके आभूषणों को काले बाजार में करोड़ों रुपए में बेच दिया। इस खुदाई के निशान आज भी यहाँ भूमि पर दिखते हैं। नूह के घर के बाहरी ओर उत्पत्ति में आया है। नूह पशुपालन करता था, अतः पशुपालन के चिन्ह दिखते हैं। कुछ बाड़े ज्यादा स्थायी थे, पर ये सब सीधी रेखा में थे। नूह के घर के पिछवाड़े में पहाड़ी के ऊपरी तरफ यह एक विशाल वेदी दिखाई देती है। संभवतः परमेश्वर के लिए जानवरों के बलिदान हेतु प्रयोग में लाई जाती रही होगी। यह लगभग 10 फीट व्यास की और घन आकार की है। सार में कह सकते हैं कि यदि विशेषकर सभी जानकारियों को क्रमबद्ध करें
तो डुरिपिनार नूह के जहाज की खोज के पक्के सबूतों की पुष्टि करता है। बहुत सी पुस्तकों में नूह के जहाज की खोज के विषय में लिखा गया है। कई अखबारों में लेख भी छपे हैं, टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाया गया है, परंतु दुनिया के अधिकांश लोग इस खोज के विषय में अब भी अनभिज्ञ हैं, जो विकासवाद को नकारता है और बाइबल को सच्चा साबित करता है। परमेश्वर अपने समय में सब मनुष्यों पर यह प्रकट करेगा। लाल समुद्र पार करना। मिस्र का लंबा इतिहास रहा है। विज्ञान, तकनीक, सुंदर इमारतों और पत्थर की संरचनाओं का। पर क्या इस्राएल की प्रजा कभी यहाँ रही, इसका कोई सबूत है? कभी यह बड़ा पत्थर एलिफेंटीन द्वीप पर नील नदी के पहले जुड़ाव में था। एक शिलालेख बताता है कि नील नदी में 7 वर्षों तक कोई संतोषजनक फसल पैदा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप देश में हर प्रकार के अनाज की कमी हो गई। इस भयानक कठिन समय में राजा शेसर ने इमोटेप देव को याद किया, जिसने एक बार मिस्र को इसी प्रकार की विपदा से बाहर निकाला था। इमोटेप का नाम मिस्री इतिहास में कई स्थलों पर पाया जाता है। शायद वह एक संत पुरुष था और सदियों तक देवता के रूप में मान्य था। इमोटेप शायद एक विश्वसनीय आर्किटेक्ट था। जोजर की समाधि, जो पूर्णतः पत्थर से बनी थी, उसी के दिमाग की उपज थी। वह एक चंगाई देने वाला याजक, संत और वास्तुशिल्पी के रूप में जाना जाता रहा। इमोटेप ने अपने देश को एक अकाल से भी बचाया था। क्या इमोटेप और यूसुफ एक ही व्यक्ति हैं? हम मिस्र में सक्कारा की ओर बढ़ते हैं, जो काहिरा के दक्षिण में थोड़ी ही दूर है, जहां प्राचीन मिस्र में पहले पिरामिड का निर्माण हुआ था। इसे सीढ़ीदार पिरामिड कहते हैं क्योंकि यह विभिन्न स्तर पर सीढ़ीनुमा आकार में बना है। हम यहाँ देख सकते हैं ईंटों के ऊपर लगाए गए चूने की महीन परतों को, जो चिकनी सतह तैयार करने के लिए लगाई गई थीं, पर अब इनमें से अधिकतर चिकनी सतह हटा दी गई हैं। यहाँ हम फिरौन जोजर की मूर्ति देख रहे हैं, जिनके अधीन में इमोटेप ने सेवा की थी। इस मूर्ति के आधार पर इमोटेप का नाम एक व्यक्ति के रूप में उल्लेखित है, न कि ईश्वर के रूप में। उस वर्णन में उसे राजा के बाद प्रथम कहा गया है। भवनों के समूह में एक बड़ा हॉल हमारे लिए महत्व का है। यहाँ और मिस्र की अन्य जगहों पर जोसेफ ने अपने देश को अकाल से बचाया था। तब जोसेफ ने फिरौन से कहा, सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत के उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष के अकाल से देश का नाश होगा। यूसुफ के दिनों की इस इमारत में जब हम प्रवेश करते हैं, इसके नीचे एक रास्ता जाता है जहां अनाज खरीदा जाता था। उस समय बहुत सी भाषा बोलने वाले ग्राहकों के लिए बहुत से खजांची उपलब्ध रहे होंगे, ताकि आवश्यकता के अनुसार अनाज खरीद सकें। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। जैसे ही हम इस इलाके के पीछे से हॉल के बाहर निकलते हैं, तो हम गहरी संरचनाओं की श्रृंखला देखते हैं, जहां 7 साल बहुतायत से अनाज होने पर भूमि के नीचे एकत्र किया गया था। फिर बाद में 7 साल तक मिस्रियों और अन्य देश के यात्रियों को बेचा गया। खड़ी दीवारों के जमीन के नीचे स्थित भंडार गृह अनाज को शीतलता प्रदान करते थे। वास्तव में यह आधुनिक समय के कोल्ड स्टोरेज का काम करता था। गोदाम से अनाज निकालते समय पुराना अनाज इसी लंबी नीचे उतरने वाली सीढ़ी से ऊपर उठा लिया जाता था। गोदाम सुरंगों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे अनाज सरक कर केंद्रीय निकास बिंदु पर पहुंच जाता था। अनाज के बोरे गोदाम से निकालने का चित्रण शब्द चित्रों में देखा जा सकता है, जैसा यहाँ तीब्स में दिख रहा है। इसका एक और उदाहरण इत्ती की समाधि पर भी देखा जा सकता है। स्वर्ग के परमेश्वर को आदर देने के लिए यूसुफ ने मिस्र के सकारा में इस पहले पिरामिड का निर्माण कराया था, ताकि वह अपना धन्यवाद परमेश्वर को प्रकट कर सके, जब परमेश्वर ने मिस्री लोगों को अकाल से बचाया था।
उन दिनों में यहोवा के लिए इस्राएल देश के बीच में एक वेदी होगी। सदियों बाद यूसुफ या इमोटेप का अनुसरण करते हुए मिस्र में और बहुत से विशाल पिरामिडों का निर्माण हुआ। विशालतम पिरामिड 2 से 3 टन वजनी 23 लाख पत्थरों से बनाया गया, जिससे लोग हैरान होते हैं कि पुरानी तकनीक से इसे कैसे बनाया गया। सदियों से यह एक रहस्य है। रॉन वायट ने इस विषय में पहेली को हल करने की दिशा में खोज की। उन्होंने हेरोदोतुस के लेख को पढ़ा, जिसमें उसने लिखा है, पिरामिड निर्माणों हेतु जो पत्थर उपयोग में लाए जाते थे वे लकड़ी के लीवर से उठाए जाते थे। ये उपकरण चरणबद्ध तरीके से हर स्तर पर लगाए जाते थे। मिस्टर वायट ने इन उठाए जाने वाले उपकरणों को शिब्द चत्रों में ध्यान से देखा। यह उपकरण उठाए जाने वाले पत्थर के दोनों ओर लगाए जाते थे। सकारा एक शब्द चित्र में 3 उठाने वाली ऐसी मशीनें पिरामिड आकार के तुरंत बाद चित्रित हैं, जो इन दोनों में संबंध दर्शाता है। लकड़ी का एक बड़ा लीवर राजा तुतन की समाधि के पास से मिला है, जो इन मशीनों में प्रयोग में आया होगा। रॉन वायट ने इस विषय में पहेली को हल करने के लिए खोज जारी रखी। उन्होंने हेरोदोतुस का लेख पढ़ा, जिसमें लिखा है, जिन पत्थरों का उपयोग पिरामिड बनाने के लिए किया जाता रहा उन्हें लकड़ी के लीवरों द्वारा उठाया जाता रहा। हर स्टेप में ये उपकरण लगाए जाते थे। मिस्टर वायट ने मिस्र के मिस्टर नासिफ हसन, जो इजिप्शियन एंटिक्विटीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ काहिरा के मुख्य थे, के सामने इस तरह की मशीन का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का फिल्मांकन जापान की निप्पॉन टेलीविजन ने किया और बाद में जापान में उसका प्रसारण किया गया। इस उठाने वाली मशीन ने पिरामिड के रहस्यमय निर्माण की पहेली का सरल हल प्रदान किया। इस प्रकार पत्थर को आवश्यकता अनुसार उठाया जाता था। जब मूसा शिशु ही था, उसके गोद लेने योग्य आया, जो एक मिस्री माँ हेत्शेपसूत थी। मूसा का नामकरण सेनमुत किया गया। उसके माथे पर लगा सर्प उसके राजकुमार की पदवी को दर्शाता है। वयस्क होने पर मूसा का मिस्री नाम तुतमोसिस द्वितीय रखा गया। इसे बगल से देखने पर मूसा की एक विशेष पहचान उसकी इब्री आकार की नाक में दिखाई पड़ती है। मूसा मिस्री को मारने के बाद सिबकाली गया। जब फिरौन ने यह बात सुनी तो तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। मूसा ने विवाह किया। उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने गेशोर्म रखा, जिसके विषय में उसने कहा कि मैं अन्य देश में एक परदेशी हूँ। यह बात बताती है कि मूसा जिस स्थान पर था वह मिस्रियों के अधीन नहीं था। मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएल की प्रजा को मिस्र से बाहर इस पहाड़ पर ले आओ। फिरौन और मिस्रियों ने 10 विपत्तियों के बाद अंततः इस्राएल की प्रजा को मिस्र से बाहर जाने की सहमति दी। रॉन वायट विश्वास करते हैं कि निर्गमन के समय वह फिरौन एमेनहोटेप तृतीय था। यहाँ हम एक ओंक ग्रहण करते हुए देखते हैं, जो एक प्रकार से शक्ति और नए जीवन को उसके शरीर में फूंकने का प्रतीक है। रॉन वायट ऐसा सोचते हैं कि एमेनहोतेप का ज्येष्ठ पुत्र तूतनखामुन था, जो 10वीं विपत्ति के समय पहलौटे पुत्र के रूप में मारा गया। एमेनहोतेप और तूतनखामुन दोनों 18वें राजवंश के अंत में एक साथ 1446 बीसी में राज्य में संघी शासक थे। आश्चर्य की बात यह है कि बाइबल पुरातत्व रिव्यू कहता है कि अधिकतर पुरातत्ववेत्ता इसराइलियों के मिस्र से निर्गमन पर विश्वास नहीं करते। परंपरा कहती है कि मिस्र से निर्गमन के दौरान इसराइली प्रजा सिनाई प्रायद्वीप से गुजरी, परंतु उनके 40 वर्ष वहां रहने के पश्चात भी उस स्थान का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। परंपरा यह भी कहती है कि इसराइली प्रजा द्वारा जिस स्थल से लाल समुद्र पार करना माना जाता है वह बाइबल के वर्णन से मेल नहीं खाता। क्या बाइबल में कहा गया लाल समुद्र ही कड़वी झील है? क्या हजारों सैनिक अपेक्षाकृत कम गहरे पानी में डूबे? पारंपरिक सिनाई पर्वत जबल मूसा सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी पर्वतों में स्थित है। यह पर्वत 4वीं सदी के रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना ने चुना था। यह किसी पुरातत्ववेत्ता के खोज के आधार पर नहीं चुना गया था, परंतु कॉन्स्टेंटाइन के स्वप्न पर आधारित था
जो उसकी माँ हेलेना द्वारा चुना गया। 6ठी सदी के अंत में एक सम्राट जस्टिन आइन ने इस पर्वत के निचले हिस्से में आधार पर एक सेंट कैथरीन्स की मोनास्ट्री का निर्माण कराया ताकि इस स्थल को अधिकृत कर सके। यह है परंपरा, पर सच क्या है? आइए मानव निर्मित कहानियों से बाहर निकलकर प्रश्न पूछें कि क्या परंपरा बाइबल से ऊपर है? बाइबल मिस्र से निर्गमन के बारे में क्या कहती है? इस्राएली संतान रामसेस नाम के सर्वोत्तम भूभाग पर रहते थे, जैसे फिरौन ने आज्ञा दी थी। यह नील नदी के डेल्टा पर उत्तरी मिस्र में एक उपजाऊ इलाका है। इस उपजाऊ नील के डेल्टा का विवरण कुछ इस प्रकार आता है। और इस्राएली मिस्र के गोशेन देश में रहने लगे। यहाँ नील नदी का डेल्टा नील के उत्तरी सिरे पर है, जो अपने चारों ओर की मरुभूमि से घिरा हुआ पूर्णतः लहलहाता उपजाऊ इलाका है। फसह की रात मिस्रियों के सभी पहलौठे अंतिम विपत्तियों में मारे गए और इसराइलियों ने मिस्र को उसी रात छोड़ दिया। और इसराइली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया। फसह के दिन इसराइलियों ने नील नदी की नहर को पार किया और